गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्कर सैनिक। और आज हम लोग नई वीडियो लेकर आए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे वीडियो बनाइए आप, है ना। तो और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट पे भी एक वीडियो उनको चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आज हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि साहब क्रॉस प्रोडक्ट हमसे नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट तो हम कर लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, मेरी वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप उससे आप देख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका कहीं जगह पर हमें यूज मिलता है, कई जगह पर हम इसका यूज करके चीज़ों को बहुत सिंप्लिसिटी कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर और स्केलर में क्रॉस, और दूसरा वेक्टर इस तरीके से बना हुआ कि दूसरे के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल टू आया था मॉड ऑफ ए, और इन दोनों वेक्टर के बीच का कोसाइन एंगल यानी कॉस थीटा। और इसी चीज को मैंने बताया था कि हम इस तरीके से लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट क्या कह सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के कोसाइन एंगल के इक्वल होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि ए क्रॉस बी, अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू, और बी का एंगल बेटा यहाँ पर क्या आता है, साइन थीटा। यहाँ पर एंगल कॉस थीटा, यहाँ पर एंगल साइन थीटा। अगर आप इतना लिखने के बाद अगर लिखते हैं तो यहाँ पर भी अभी आप डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने इस तरीके की डेफिनेशन अगर लिखी तो ये गलत मानी जाएगी। क्यों गलत मानी जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्रॉस बी को हम ठीक इसी तरीके से ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और जब ए बी साइन थीटा आप लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर एंगल साइन थीटा जब आया तो ये केवल और केवल ए बी साइन थीटा एकदम मैग्नीट्यूड है। और जब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते तो वहां पर हम याद करते किसको, डॉट प्रोडक्ट को। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। और यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जो क्या रिप्रेजेंट करता हो, डायरेक्शन। इसका मतलब एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जिसकी डायरेक्शन एक ही, एन कैप की डायरेक्शन बी के साथ भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एन कैप है, एन कैप यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। अब इसमें से अगर आपको इसी वाले फॉर्मूले से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मॉड निकाल लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो थीटा की वैल्यू हम इनवर्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये तो हो गई बात की क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर के बीच के साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप समझिए कि जैसे मैंने कहा कि चलिए यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी।
आप करते कैसे, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बेटा हम एक 3D की बात कर लेते हैं। तो ये हमने कहा ये 3D और ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये सब कोई बड़ी बात नहीं कि हम 3D की ही बात करेंगे। तो एक्स वाई जेड, और यहाँ पर अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें बेटा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप, और वाई की जे कैप और जेड की के कैप। ये तो पहले से भी हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस की अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। अगर मुझे अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और एन कैप को अगर लिखना है तो लिखिए, अगर लिखना पड़ेगा जब डेफिनेशन पूछी जाएगी। अदरवाइज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट जब हम मैथमेटिक्स में इस चीज को पढ़ते हैं वेक्टर को, तो वहां पर मैथमेटिक्स में ये एन कैप की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिजिक्स में ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ती कि हम लोग केवल क्वेश्चन निकालने से मतलब होता है, तो क्वेश्चंस के निकालने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब अगर यहाँ से मैं कहूँ कि अगर मैं आई के साथ अगर एक और आई ले लेता हूँ, इसका मतलब दो वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है और वो अगर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो बताइए एक कोलिनियर वेक्टर होगा। और कोलिनियर वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल मैंने बताया था बेटा क्या होता है, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर। और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री होगा तो यहाँ से एक, अगर मैं कहूँ कि आई क्रॉस आई की वैल्यू निकालना है, तो बताइए इसका भी मॉड 1 होगा और इसका भी मॉड 1 होगा। और साथ ही में साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आई क्रॉस आई, अगर तुम आई का जे के साथ लेते हो, तो आई का अगर जे के साथ लेते हैं तो बताइए आई और जे के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है ना। इसमें साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो अब यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट कैसा लिया है, क्लॉकवाइज लिया, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू 1। ये ऐसी चीज को बेटा हम लिख सकते हैं क्या, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं इसका आई का क्रॉस अगर मैं के साथ ले लूं, तो बेटा देखिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। तो आई थिंक यहाँ से तो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0। और जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जबकि आप डॉट में देख रहे थे, डॉट में इसका उल्टा था, जब सेम का कर रहे थे तो 1 मिल रहा था, अपोजिट के साथ कर रहे थे तो 0 मिल रहा था। लेकिन क्रॉस में क्या है कि अपोजिट के साथ 1 मिलेगा और सेम के साथ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है, मैंने कहा वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4j कैप। और दूसरा वेक्टर मुझे मिल गया सपोज क्या, आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2j कैप। ये मैंने रैंडमली, ठीक। और मुझसे कहा गया कि बताइए ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू तुम बता सकते हो क्या होगी। तो इसको करने का तरीका देखिए ध्यान से, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं और इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें। तो इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं डिटरमिनेंट का। मैथ में आप जानते हैं डिटरमिनेंट पढ़ा होगा आपने। डिटरमिनेंट क्या है, टू पैरेलल साइड्स विच कंसिस्ट
हॉरिजेंटल लाइंस एज वेल एज वर्टिकल लाइंस। और हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। हॉरिजेंटल लाइंस क्या है, ये इसे रो कहते हैं, और जबकि वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डिटरमिनेंट का यूज करें, और डिटरमिनेंट्स में पहली जो होगी है ना, पहली रो जो होगी वो रिजर्व होती है। मान लीजिए कि रिजर्व होती है, जो कि कभी आप देखते हो कि कभी किसी फंक्शन में गेस्ट आते हैं तो उसके लिए पहली रो जो होती है उसे हम लोग वीआईपी रो कहते हैं, यानी वहां पर केवल केवल वीआईपी लोग बैठेंगे, यानी स्पेशल लोग बैठेंगे। ऐसे ही इस डिटरमिनेंट के अंदर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो पहली रो जो होती है वो रिजर्व होती है, वो किसकी होती है, वीआईपी लोगों की। और यहाँ पर वीआईपी लोग कौन होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे। तो यूनिट वेक्टर होंगे तो यूनिट वेक्टर आई जे के कैप है, तो यहाँ पर पहली रिजर्व कर दी हमने आई कैप जे कैप है के कैप, ये तो रिजर्व है, इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है कि इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यानी प्लस और अल्टरनेट चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। जब मैथमेटिक्स में आप डिटरमिनेंट की बात करेंगे या मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में हम पूरा साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट हुआ प्लस पे खत्म। तो यहाँ पर हमें इतना ज्यादा लिंक नहीं है, हमें बस केवल और केवल हमें वीआईपी रो यानी आई जे के हमें साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी निकालना, जो पहले वेक्टर होगा, अगर यहाँ बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो पहला वेक्टर बी होता है, और जब ए क्रॉस बी की बात करें तो पहला वेक्टर क्या है, ए। तो ए का जो वेक्टर है आई जे के जो कोफिशिएंट है विद साइन साइज हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो बताइए आई का क्या है भाई, 2 है, तो विद साइन, तो ये प्लस का है तो प्लस का 2 हो गया। जे का क्या है, 3 है, तो ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। और के का -4 है तो ये -4 होगा। आप बी पे आ जाइए, बी क्या है, तो आई का कितना है 1, तो ये 1 हो गया। और जे का कितना है -1, तो ये -1 हो गया। और के का कितना है 2, तो ये के का कितना हो गया 2। सबसे पहले हमने ये कर लिया, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया तुमने अपने मन के लिए, छोटा सा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एक सिंपल सी ट्रिक है कि आई जिस रो में, रो का मतलब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम का मतलब मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइंस। आई जिस रो में उसको बंद करिए, और जिस कॉलम में उसको बंद कर लीजिए। जिस रो में है उसे बंद कर लीजिए, जिस कॉलम में उसे बंद कर लीजिए। अब बचे क्या बेटा, 3 -4 -1 और 2। तो दिस क्रॉस दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, दिस क्रॉस दिस। और माइनस हमें याद रखना है कि माइनस किसमें होता है, फॉर्मूले में। माइनस किसमें होता है, फॉर्मूले में। तो दिस क्रॉस दिस माइनस फॉर्मूले में, और दिस क्रॉस दिस। तो बेटा बताइए 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और माइनस फॉर्मूले में, और -1 इंटू -4 क्या हो गया, प्लस का 4। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस के 4। इतनी बात समझ। अब जे का उठा लीजिए, जे माइनस का है तो जे माइनस का, और जे माइनस का है तो बताइए जे वाली रो को बंद कर लीजिए, और जे वाले कॉलम को बंद कर लीजिए। तो ये बंद किया, ये बंद किया, तो बचा क्या 2 1 -4 2। तो दिस क्रॉस दिस कितना हो गया बेटा 4। देखिए ध्यान से, ये कितना होगा 2 इंटू 2 4, और माइनस फॉर्मूले में है दिस क्रॉस दिस, तो ये -4 इंटू 1 क्या होगा -4, तो माइनस माइनस के प्लस। ये तो जे का कर लिया। अब बचा के का, तो के का देखें तो के क्या आ जाएगा, के, और के जिस कॉलम में उसको बंद किया और जिस रो में उसको बंद किया, तो क्या बचा 2 3 1 -1। तो दिस क्रॉस दिस यानी माइनस के 2, माइनस फॉर्मूले में दिस क्रॉस दिस यानी 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 2i के
माइनस के ये हो गया 8j कैप और माइनस के 5k कैप। ये हमारा वैल्यू आ गई किसकी बेटा, a क्रॉस b की। इस तरीके से आप a क्रॉस b निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ भी, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। कुछ नहीं करना, तो यहाँ a क्रॉस b जो आया हुआ है यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू, यानी कुल मिला के जो a क्रॉस b की वैल्यू आई उसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो i का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, और ये माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये माइनस 5 का क्या हो जाएगा 25। तो इसलिए हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 68, और 68 25 कितना हो गया जल्दी बताइए, तो यार 3 और हो जाएगा आपका 9 यानी 93। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। तो 93, तो अब जो आपका आया था इससे, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या है 2i माइनस 8j कैप माइनस 5k कैप और अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे रूट 93 से, और ये किसकी वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इनवर्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ फॉर्मूले अगर देखें तो कुछ फॉर्मूले आपको लर्न रखना है। तो फॉर्मूले जैसे हम टॉर्क कभी कभी देखते हैं, टॉर्क ये भी नीट के एग्जाम में खूब आता है क्वेश्चन टॉर्क निकालने के लिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ से आर क्रॉस है, क्या होता है आर क्रॉस है। अब ध्यान से कभी कभी आप ध्यान रखिए कि जब भी नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए टॉर्क के, तो इनमें आपको फॉर्मूला नेक्स्ट में वो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें इसकी लग जाती है लत, और हम जब वेक्टर में आते हैं तो वेक्टर में भी हमारी लत बरकरार रहती है, और वहां पर आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में जो होता है वो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अब होता है क्या कि आपको 4 ऑप्शन दिए, क्रॉस आर से मैच कर जाता है। जब पहले ही ऑप्शन आपका इससे मैच कर जाए, यानी जब आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया, तो आपका हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑलरेडी आपका क्या करने लगता है मैच करने लगता है, क्योंकि नीट या कॉम्पिटिशन में आपको इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है कि आप जो गलत कर रहे हो उसी में आपका आंसर मैच कर जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये किया तो आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन आपका जब इससे करेंगे तो आपका दूसरा आंसर मैच करना चाहिए। तो अगर एक आपने अगर इस तरीके से किया कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और एक क्वेश्चन नीट में और बेटा पूछा जाता है कि वर्क डन, तो वर्क डन के लिए वर्क डन का भी फॉर्मूला अगर हम वेक्टर फॉर्म में पूछें तो वेक्टर इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जब वर्क पूछा जाएगा तो वहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा दो वेक्टर का, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और अगर हमसे क्रॉस अगर टॉर्क पूछा जा रहा है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नीट में, आते रहे हैं, हमेशा गलतियां होती हैं फॉर्मूले को नजरअंदाज करने से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें।